प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। पहले उभयधर्मी ऑक्साइड समझिए। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब जो अम्लीय और क्षारीय जैसा क्रव्य है उसको अम्लीय उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ज़्यादातर जो धात्विक और क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। तो जो मुख्य जो तत्व होता है आपका Zn, Al, Pb और Sn टीन, ये सब जो चारों धातुएं हैं इसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन देखेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का दिया हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन बी सही है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? जिस तत्व की बाहरी कक्षा में बोर-ब्यूरी के अनुसार 8 हो, अष्टक मतलब पूरा करे, अष्टक नियम को जो फॉलो करे, और बाहरी कक्षा में 8 हो उसको कहते हैं उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस और अक्रिय गैस, अब उसी को कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बाहरी वाला कक्षा में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 8। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला वाला ए में 1 है, ये गलत हो गया। 7 ये भी गलत है। 8 आपका ऑप्शन सी सही है। ये जो है सी 8 हो तो 10 ये जो है परमाणु संख्या नियोन का होता है और ये उत्कृष्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ लीजिए पहले होता क्या है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे आबंध होते हैं, मतलब 2 या 3 आबंध होगा। जैसे कि इसमें देखिए ऑप्शन कौन सही आपका होगा। सबसे ज़्यादा C2H2 का देखिए, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक H और एक इधर H हो जाएगा। ये आपका C2H2 का एक बॉन्ड पता चल रहा है। तो इसमें देखिए तिहरे आबंध है, ये जो है 3 का आबंध दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बाकी का चेक करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए ऑप्शन ए मैं चेक करके बता दे रहा हूँ, ये CH4 दिया हुआ है। तो C इसके 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, और इसके ये 4 गो है तो चारों तरफ दे दीजिए। ठीक है, सिंगल सिंगल है ना। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें सही है आपका। HCHO में कौन क्रियात्मक समूह है, या क्रियात्मक समूह मूलक उसी को कहते हैं। तो इसमें ACHO इसका मूलक समूह जो होता है सिंगल बॉन्ड CHO ए, और इसका जो नाम है इसका क्रियात्मक समूह जो होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी। परमाणु संख्या याद होना चाहिए। लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका हो जाएगा बोर-ब्यूरी के अनुसार 2 1। ठीक इसी तरह से आपका सबका चेक करना पड़ेगा, बारी बारी से चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पोटेशियम के संकेत होता है, के आपका संकेत होता है के इसका 19 होता है। बोर-ब्यूरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 1 बच गया आपका, 1 हो गया। 2 8 10 10 18 1 19। बाहरी कक्षा में यहाँ देखिए 1, यहाँ भी 1,
तो जस्ट पोटेशियम के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा आप लोग जानते हैं उसका कोई निश्चित आकार वगैरह नहीं होता है, तो जो अमीबा में पोषण होता है प्राणी समभोजी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। परजीवी, परजीवी आप लोग जानते होंगे जो दूसरे जीव से अपना पोषण करे उसको परजीवी कहते हैं। परजीवी का उदाहरण जैसे अमरबेल हो गया, अमरबेल, अमरबेल और भी होते हैं जैसे अमरबेल हो गया, खटमल हो गया, फीताकृमि हो गया, ये सब सारे जो हैं ये दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जो भोजन अपना स्वयं बना, जैसे पौधा। मृतजीवी, जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन करे उसको मृतजीवी कहते हैं, जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता, ये सब क्या है? मृतजीवी है, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? आप लोग जब कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन। ये आपका थायरॉक्सिन ऑप्शन होगा। ये जो होता है शरीर में वृद्धि के उपापचय का नियमन करता है। और भी सारा ऑप्शन देख लीजिए। जो इंसुलिन है वो एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कराता है। तो ये भी आप सबका अलग अलग काम है। 24वां, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? अनैच्छिक जो आपके इच्छा से नहीं, आपके विरोध में होता है, इच्छा के विरोध में, वो आपका मेडुला से होता है। कहाँ पे? मेडुला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मेडुला। प्रमस्तिष्क का क्या काम है? सोचने वाला भाग होता है, ये स्वैच्छिक पेशियों को नियंत्रण करता है, ठीक है। और जो मध्य मस्तिष्क होता है जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, मध्य मस्तिष्क। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? स्मार्ट नियंत्रण इसको कहते हैं, समन्वय केंद्र के रूप में ये कार्य करता है, समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है। सबका ऑप्शन जो है सभी ऑप्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, एग्जाम में इधर उधर करके पूछता है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? विखंडन, खंडन, पुनरुत्भवन, मुकुलन। तो इसमें जो होता है आपका, जैसा कि मुकुलन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। मुकुलन क्या है? मुकुलन जो होता है मुकुलन और खंडन, विखंडन, ये सब आप लोग जानते होंगे। विखंडन और खंडन लगभग दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन जो चित्र जो दिखा रहा है इसमें, देखिए ये जो चित्र दिखा रहा है इसमें क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है पुनरुत्भवन, इस यही दिखाया गया है। अगला प्रश्न, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिका में होता है। कहाँ पे? अंडवाहिका। आपका ऑप्शन ए वाला सही है। और इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, न पिता के डीएनए और न माता के डीएनए। आपका जो ऑप्शन है सी सही है, माता पिता के दोनों के डीएनए से। 28, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है?
आप लोग सब पढ़े होंगे कि प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त होती है। पहला है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव। तो ये नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय विखंडन। आपका ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर 20 सही है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में होता क्या है कि नाभिक टूटकर अलग अलग तरह के होते हैं। नाभिक इसमें टूटते हैं, नाभिक संलयन में जुटते हैं। जुटना नाभिक संलयन, टूटना नाभिक विखंडन। जल का विद्युत अपघटन ये अलग, हाइड्रोलिसिस ये सब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। अगला 29, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? कितना प्रतिशत भाग खर्च करती है? तो ये आपका है 1%, याद रखिएगा 1% भाग खर्च करती है। ऑप्शनल का लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? ज़्यादा लाभदायक किसमें होगा? ऑप्शन देखिए, थर्मोकोल को डिस्पोजल कप का, थर्मोकोल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, कागज़ के डिस्पोजल कप का। तो सबसे इसमें बोला पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा, सबसे ज़्यादा जो लाभदायक होगा वो कागज़ के डिस्पोजल। ये बहुत जल्दी गल जाता है कागज़। ऐसे तो मिट्टी के डिस्पोजल कप भी गलता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, कागज़ बहुत जल्द गल जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, कागज़ के डिस्पोजल कप। बाकी प्लास्टिक के बारे में जानते हैं, जल्दी गलता नहीं है, वातावरण को दूषित करता है, मृदा को दूषित करता है। थर्मोकोल के डिस्पोजल ये भी जल्दी गलने वाला नहीं है, जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा। इसलिए सबसे जो बेहतर है इस ऑप्शन में कागज़ के डिस्पोजल का है। इसी तरह से आप लोग का ये सेट 1 जैक द्वारा जो अभी एक ही सेट निकला है, हो सकता है इसी सेट के आधार पे लोग दे अगला सेट ना आए, तो आप लोग पूरे तैयारी कर ले। पार्ट 2 आपका समाप्त होता है। पार्ट 3 में आप लोग को जो सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है उसका सोल्व लेकर आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप तक ये पहुँचे और अच्छा से तैयारी कर लें।